हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास से कैसे कैसे रीट में क्वेश्चन आ रखे हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और इसकी फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। शारीरिक विकास के वह वर्ष या काल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक व मानसिक सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं या बढ़ती है कहलाता है। वयस्कावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो उसे किशोरावस्था कहते हैं। ये सेकंड ग्रेड में आ जाएगा क्वेश्चन है। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों की भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है? 33%, 45%, 40, 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45% हो जाता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सभी प्रकार। तो ये रेट 2015 में आया है। तो उपरोक्त सभी प्रकार की वृद्धि होती है। शारीरिक विकास के मुख्यतः 4 पक्ष नीत होते हैं या समाहित होते हैं। एक तो नर्वस सिस्टम, स्नायुमंडल, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोर्निक ग्लैंड, मांसपेशियां, मसल्स, शारीरिक संरचना यानी ढांचा, फिजिकल स्ट्रक्चर, ये शामिल होते हैं। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास द्रुतगामी होता है। जन्म के समय शिशु का वजन लगभग 3 किलो होता है, केजी होता है। जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 इंच लगभग होती है। बालक का वजन व लंबाई लड़कियों से अधिक होती है, लड़कियों की कम होती है, बालक की अधिक होती है। जन्म के समय लगभग 270 हड्डियां होती है, ये याद रखना है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, खनिज आदि की मदद से हड्डियों के निर्माण और मजबूत होने की प्रक्रिया को अस्थिकरण कहलाती है। और शिशु की मांसपेशियां लचीली होती है, जिनका भार कुल भार शरीर का 23% होता है शिशु में। आगे देखते हैं। जन्म के समय दांत नहीं होते, हालांकि दांतों का निर्माण गर्भावस्था में ही हो जाता है। 4 से 6 माह में लगभग अस्थायी दांत आते हैं। दूध के दांत लगभग 20 दांत आते हैं। जन्म के समय सिर का आकार कुल शरीर का 1/4 भाग होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। इतना ज़्यादा डाटा रटने की कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ लाइनें ध्यान से देख लेना, जैसे ये इंपॉर्टेंट है। 6 वर्ष तक मस्तिष्क का 90% तक विकास हो जाता है। और 6 वर्ष में 1250 ग्राम मस्तिष्क होता है और वयस्क में 1440 ग्राम होता है। प्रथम माह में हृदय की गति 140 होती है, वयस्क में 72 होती है प्रति मिनट। यौन अंगों का विकास धीमी गति से होता है। अब देखते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास अपेक्षाकृत मंद होते हैं। बाल्यावस्था में 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कंसोलिडेशन एज, 9 से 12 की उम्र में विकास अत्यधिक मंद गति से होता है। कोई नया परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि पूर्व की अवस्था में विकास सुदृढ़, संगठित, समायोजित किया जाता है। लंबाई व वजन में वृद्धि होती है। बालिकाओं के वजन और लंबाई की मात्रा बालकों से ज्यादा होती है इस एज में। मांसपेशियों का लचीलापन कम होता है और दृढ़ता आ जाती है। अस्थिकरण की प्रक्रिया जारी रहती है। सिर का आकार लगभग शरीर का 1/6 भाग हो जाता है। दूध के दांत इस अवस्था में गिर जाते हैं। इसकी जगह स्थायी दांत आते हैं, जो 27-28 होते हैं। हृदय गति सामान्य हो जाती है। बालिकाओं के यौन अंगों का विकास बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। अब देखते हैं किशोर अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास की पूर्णतः परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। परिपक्वता की अवस्था, इस अवस्था में विकास की गति एक बार पुनः तीव्र हो जाती है। भार व एवं लंबाई की वृद्धि दृष्टिगत दिखाई देती है। किशोरों का भार लंबाई किशोरियों से अधिक होता है, यानी लड़कियों से अधिक होता है। मांसपेशियों का वजन कुल वजन का 44% हो जाता है। मांसपेशियों का वजन कुल वजन का। अस्थिकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। किशोरियों का अस्थिकरण किशोरों से पहले होता है। इस अवस्था में 4 प्रज्ञादांत आते हैं। सिर का आकार पूरे शरीर का 1/8 भाग हो जाता है और मस्तिष्क का पूर्ण विकास किशोरावस्था में हो जाता है। किशोरों में एडम्स एप्पल गले में पाया जाता है। किशोर व किशोरियों में अपेक्षित यौनिक परिवर्तन दिखाई देने लग जाते हैं किशोरावस्था में। ये थे किशोर शारीरिक विकास। अब देखते हैं मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग क्या है। पहला ऑप्शन मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति और गति। शक्ति और गति से है। मांसपेशियों की तो
शक्ति और गति पैरों की उचित गति से है। ये रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। गामक कौशलों के विकास में सम्मिलित प्रमुख 3 कारक है जिस पर गामक कौशल पर विकास निर्भर करता है। एक तो गति पे करता है, एक शक्ति पर करता है, एक समन्वय कोऑर्डिनेशन पे करता है। गति कारक का मुख्य तत्व समय है। गति का विकास मांसपेशियों के विकास के साथ होता है। शक्ति का विकास मांसपेशियों की विकास के साथ होता है। समन्वय से कार्य संपन्न करने, कार्य में क्रमबद्धता होना, सम्मिलित कार्य में क्रमबद्धता आती है। अर्थात गामक विकास में स्नायुमंडल, अंग तथा मांसपेशियों के विकास के साथ गति, शक्ति और समन्वय के रूप में होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म चलना, कूदना, लिखना, दौड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखना। ये तो स्थूल कौशल के बाकी तीनों ही स्थूल कौशल के उदाहरण है। सूक्ष्म कौशल में जिनमें छोटी छोटी मांसपेशियां यूज होगी जिस किसी कार्य करने के, उसे सूक्ष्म कौशल कहेंगे। जिसमें बड़ी मांसपेशियां यूज होगी उसे स्थूल कौशल कहेंगे। ये सिंपल सी परिभाषा है, इससे बार बार क्वेश्चन आता है। चलन कौशल, स्थूल चलन कौशल, ग्रॉस मोटर, जिसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग अर्थात इसमें भुजाओं पैरों का उपयोग होता है, ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं स्थूल चलन कौशल। सूक्ष्म चलन कौशल, फाइन मोटर, इसमें सूक्ष्म पेशियों का उपयोग होता है जो कि समन्वय का कार्य करती है। इसमें अंगुलियां के प्रयोग में निपुणता, आंख हाथ कार्य की मध्य समन्वय। इस कौशल में पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष में सुधार होता है। पूरी बाल्यावस्था में स्थूल एवं सूक्ष्म चलन कौशल, आयु 3 वर्ष में स्थूल चलन कौशल हो जाएगा, उछलना, कूदना, दौड़ना। सूक्ष्म में ब्लॉक बनाना, तर्जनी, अंगूठे की सहायता से वस्तुओं को उठाना। 4 वर्ष की आयु में प्रत्येक पायदान सीढ़ियों पर एक एक पैर से रखते हुए चढ़ना शुरू हो जाता है, स्थूल कौशल हो गए। सूक्ष्म में चित्रात्मक पहलियों को भली भांति जोड़ना होता है। 5 वर्ष में तेज दौड़ना, प्रतिस्पर्धा का आनंद, ये स्थूल कौशल हो गए। सूक्ष्म कौशल हाथ, भुजा, शरीर का आंख की गति के साथ समन्वय बैठाना, जैसे लिखना, पेंटिंग बनाना हो जाएगा। कुछ पेशियां ऐसी होती हैं जिसमें स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के कौशल लेकर जा सकते हैं। जैसे बालक द्वारा दौड़ते हुए गेंद को पकड़ना, दौड़ेगा तो स्थूल हो गया, और सूक्ष्म पकड़ना, गेंद पकड़ना, यह बालक दौड़ना स्थूल चलन, वहीं गेंद पकड़ना सूक्ष्म चलन कौशल है। ये थे इनमें ये आपको याद रख लेना, इतना ही ध्यान रखना है। स्थूल में तो बड़ी मांसपेशियां यूज होगी, सूक्ष्म में छोटी मांसपेशियां यूज होगी। अब एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे और ये ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। एक नवजात शिशु कब ये बताने में सक्षम होता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है? पहले सप्ताह में, प्रथम सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा या 1 माह में? तो वह पहले सप्ताह में ही बता देता है, सक्षम हो जाता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है, उस दिशा में मुड़ के देखेगा। जीवन में प्रथम सप्ताह में शिशु ये बताने में सक्षम हो जाता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। वह अन्य स्त्रियों की आवाज़ या अपनी माँ की आवाज़ में भी अंतर कर लेता है प्रथम सप्ताह में। जब वे जन्म के मात्र कुछ घंटे बाद भी अपनी माँ की आवाज़ को पहचान सकते हैं। वे सामान्य हाव-भाव का अनुकरण करते हैं, जैसे जीभ निकालना, मुँह खोलना आदि। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन ज्ञात कीजिए। नवजात शिशु में पाए जाने वाले सभी प्रतिवर्ती जीवन पर्यंत बने रहते हैं। प्रतिवर्ती जीवन पर्यंत नहीं बने रहते हैं, कुछ अवधि के लिए। जीवन, बी ऑप्शन, प्रतिवर्ष शिशु के बाद के पेशी विकास हेतु आधारभूत इकाइयां हैं, बिल्कुल। जन्म के मात्र कुछ घंटे बाद ही शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचान सकते हैं, अभी पढ़ा है, बिल्कुल। प्रौढ़ की तुलना में नवजात शिशु की दृष्टि कम होती है, बिल्कुल कम होती है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, असत्य। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स प्राणी के उद्दीपकों के प्रति स्वचालिता एवं स्वाभाविक रूप से विद्यमान अनुक्रिया प्रतिवर्त कहलाती, तुरंत अनुक्रिया। जैसे नवजात को शिशु को सीखने का अवसर मिलने से पहले प्रतिवर्ती अनुक्रिया अनुकूलित तंत्र के रूप में कार्य करता है। नवजात शिशुओं में पाए जाने वाले कुछ प्रतिवर्त जैसे खांसना, पलक झपकाना, जम्हाई लेना जीवन पर्यंत बने रहते हैं। कुछ दूसरे प्रतिवर्ती मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के परिपक्व होना, व्यवहार पर ऐच्छिक नियंत्रण के विकास हेतु हो जाने पर विलुप्त हो जाते हैं। नवजात शिशु की दृष्टि बहुत कमजोर होती है, 6 माह तक इसमें सुधार होता है। 1 वर्ष की उम्र में यह प्रौढ़ों के समान हो जाती है। वे लाल व सफेद रंग के मध्य विभेदन करने की सक्षम हो सकते हैं, परंतु वे रंग विभेदन में अपूर्ण होते हैं एवं पूर्ण रंग दृष्टि 3 माह की आयु तक विकसित हो जाती है। आगे देखते हैं, यदि तीव्र शोर हो तो बालक अपनी कमर मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, फिर अपनी भुजा को एक साथ लाता है और कुछ पकड़ रहा हो। शिशु को में पाया जाने वाला यह प्रतिवर्ती कहलाता है। रूटिंग, मोरो, बबसंकी,
या ग्रेप्सिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरो। ये एनसीईआरटी के फैक्ट है, ऐसे कैसे रटने पड़ेंगे। इसमें कुछ ये देखो, नवजात शिशुओं में उपस्थित कुछ प्रतिवर्ती है। देखो रूटिंग, रूटिंग क्या होता है? गाल छूने पर सिर को घुमाना या मुख खोलना। ये विकासात्मक क्रम 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाता है। मोरो, यदि तीव्र सो रहा है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजा को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। ये 6 से 7 माह में विलुप्त हो जाते हैं। यद्यपि तीव्र शोर की प्रति अनुक्रिया स्थायी होती है, स्थायी रहती है। आगे देखते हैं ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग में क्या होता है? बच्चे की हथेली में यदि अंगुली अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है तो वह अंगुली, बच्चे की अंगुली उसके इर्द गिर्द लिपट जाती है। ये 3 से 4 माह में विलुप्त हो जाती है, अच्छी पकड़ से विस्थापित हो जाती है। वह चाहेगा तो पकड़ेगा। आगे देखते हैं बेबिंस्की। बेबिंस्की में यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। यह 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाता है। आगे देखते हैं कुछ अन्य प्रतिवर्ती है। आंख मचकाना, मिचकाना, रोशनी, रोशनी की प्रतिक्रिया स्वरूप पलक झपकाता, चूसना, जब कोई वस्तु शिशु के मुंह में डाली जाती है वह उसे चूसने लग जाते हैं। टॉनिक नेक, शिशु की पीठ के बल लेटा हो उसकी और सिर एक तरफ हो तो उस वह अपने हाथ पैर को उस दिशा में ले जाता है। स्टेपिंग, शिशु को यदि इस प्रकार खड़ा किया जाए जैसे कि वह चलने की स्थिति में हो तो उसका एक पैर सतह को छू रहा हो तो वह अपने कदम आगे बढ़ाता है। बेबकिन, बेबकिन में जब बालक की दोनों हथेलियों को अंगुली से दबाया जाता है तो वह गर्दन घुमाता है, गर्दन मोड़ता है, मुख खोलता है, जैसी अनुक्रियाएं करता है। किस आयु तक बच्चा अपनी अनुपस्थिति में आंशिक रूप से छिपाई गई वस्तु का पीछा करना शुरू कर देता है? 6 माह में, 8 माह में, 12 माह में, 15 माह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 माह में। 8 माह की आयु में बालक में ये भाव धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाते हैं कि वस्तु का प्रत्यास्मरण ना हो सकता है, हो तक भी उसका अस्तित्व है। गायब होगी तो भी उसका अस्तित्व है, वह उसे ढूंढेगा। वस्तु स्थायित्व के या पूर्ण रूप से संवेदी गामक अवस्था के अंतिम चरण 18 से 24 माह में विकसित होता है। इसके बारे में हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। शिशु में वाचिक संप्रेषण का आधार उपस्थित रहता है। 3 से 6 माह की आयु के बीच बबलाने की स्वरीकरण का प्रारंभ कर देता है। एक बालक में आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है 1 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 15 माह। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। आगे देखते हैं एक शिशु और उसके माता पिता पालनकर्ता के बीच स्नेह का जो सांवेगिक संबंधन विकसित होता है उसे अस्थिकरण अटैचमेंट कहते हैं। हॉर्लो ने एक अध्ययन द्वारा बंदर के बच्चों पर प्रयोग कर इसकी पुष्टि की। इस अध्ययन द्वारा यह ज्ञात हुआ कि आस्ति और लगाव के लिए पौष्टिकता आहार प्रदान करना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि संपर्क सुख महत्वपूर्ण होता है। एरिक्सन ने 1968 के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष आस्तिकरण यानी लगाव के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह विश्वास बनाम अविश्वास की विकास की अवस्था के निरूपित करता है। इसके लिए ये पूरा डिटेल में मनोसामाजिक विकास में एरिक्सन में पढ़ेंगे क्या होता है। आगे 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन ज्ञात करना है। शैशवावस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में संवृद्धि मंद हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। शरीर के किसी अंग की तुलना में मस्तिष्क सिर तेजी से विकसित होता है। हाँ बिल्कुल पहले विकसित होता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक बाएं और दाएं हाथ के लिए वरीयता का विकास होता है कि बाएं हाथ से काम करेगा ऐसे। तो सी ऑप्शन भी राइट है। तो उपयुक्त सभी सत्य कथन है। इसकी डिटेल देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बालक शारीरिक रूप से विकसित होते हैं, उसकी ऊंचाई वजन में वृद्धि होती है। सामाजिक रूप से बच्चे संसार का विस्तृत हो जाता है, उसमें अच्छे बुरे की अवधारणा भी विकसित होती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वे पतले दिखते हैं क्योंकि उनकी दड़ की लंबाई बढ़ती है और शरीर में वसा की मात्रा घटती है। पूर्व बाल्यावस्था में अंगुलियों की निपुणता, नेत्र हस्त समन्वय अधिक सुधार होता है। वह संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? प्रभुत्व, सत्ता के विपरीत विरोध नहीं है, ये बताना है। ये तो है। अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, सक्रिय खेलों के बजाय बैठकर खेलना अधिक पसंद। तो बाह्य अभिव्यक्ति डी ऑप्शन नहीं है। सक्रिय खेलों के बजाय बैठकर खेलना अधिक पसंद नहीं करते। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वह बी ऑप्शन, वह संधि काल जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी काल होता है। सी ऑप्शन, वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी काल, वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भिन्न भिन्न खुशी भिन्न भिन्न होती है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले वर्ष में तो खुशी, वह संधि और किशोरावस्था के आसपास अधिक दुख काल होता है। वह संधि से प्रायः दो अवस्थाओं के मध्य संक्रमण का काल। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह किशोरावस्था का पूर्वार्ध है, जहाँ व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के संक्रमण से गुजरता है। इस अवस्था को अवस्थागत विशेषता किशोर अवस्था के समांतर होती है, जिसमें आत्मनिर्भरता, मित्रों के साथ सक्रिय रूप से खेलना, समवयस्कों का द्वारा अनुमोदन आदि प्रमुख है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक के अनुसार, क्योंकि इसमें कई परिवर्तन व्यक्ति की दृष्टिगत होते हैं। यथाशक्ति, शारीरिक, मानसिक, मासिक धर्म, यौनांगों में परिपक्वता, इन आदि सभी को लेकर किशोर परेशान रहता है। तो ये सबसे दुखी काल है किशोरावस्था से पूर्व संक्रमण काल। शैशव अवस्था व्यक्ति के जीवन का सबसे खुशी से भरा समय होता है, क्योंकि प्रथम वर्ष में आसक्ति का विकास होता है। आगे देखते हैं, विकास में प्राय कौन कौन से क्षेत्रों की अंत्यक्रिया प्रभावित करती है? जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, समाज संवेगिक। तो सभी संज्ञानात्मक भी होती है, जैविक भी होती है, सामाजिक संवेगिक भी होती हैं। बच्चे के विकास में अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे तीन व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, और विकास इन क्षेत्रों से कहाँ तक संबंधित है? अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं, एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित, आंशिक रूप से विकसित, बेहतर ढंग से विकसित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत और समग्र रूप से विकसित। ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। आगे देखते हैं, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता है या रखती, तो ऐसा तो भी पूर्णतः विकसित नहीं माना जाएगा। अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, वो भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है पूर्णतः विकसित में। समाज के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए वह जानता हो, बिल्कुल। वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह किसके साथ कैसा व्यवहार करता है यह जानता हो, तो वह सामाजिक रूप से पूर्ण विकसित माना जाएगा। आगे देखते हैं, मानसिक विकास का संबंध नहीं है स्मृति विकास से, तर्क व निर्णय से, अवबोध की क्षमता से, शरीर के वजन एवं ऊंचाई से। तो मानसिक विकास का शरीर के वजन और ऊंचाई से कोई संबंध नहीं है। बालक का विकास कई परस्पर जुड़े हुए आयाम यानी क्षेत्रों के अनुसार चलता है। ये आयाम एक दूसरे को प्रभावित करते हुए समग्र सर्वांगीण प्रत्यय धारण करते हैं। बालक के विकास को मुख्यतः तीन व्यापक आयाम में विभाजित किया जा सकता है। तीन कौन कौन से? एक तो शारीरिक में, और दूसरा संज्ञानात्मक में, एवं मानसिक या सामाजिक भावात्मक विकास में। शारीरिक विकास, इसमें बालक के विकास के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन समाहित होते हैं। शरीर में परिवर्तन होते हैं वो दिखाई देते हैं। आकार, वजन में, बालक की ऊंचाई में, मस्तिष्क स्नायु तंत्र का विकास, अंगों का संचालन का कौशल अर्थात मांसपेशियां तथा गामक तंत्र का विकास, अंतःस्रावित ग्रंथियों का विकास। और संज्ञानात्मक विकास में इसे मानसिक विकास भी मान सकते हो आप। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बालक की समस्त मानसिक योग्यताएं शक्ति समाहित होती है, अर्थात संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा धारण करने की क्षमता और समस्या समाधान, चिंतन, तर्क करना, मानसिक प्रक्रिया शामिल होती हैं संज्ञानात्मक विकास में। कविता याद करना, गणित के सवाल हल करना, कल्पना करना, चिंतन करना, शिशु द्वारा दो शब्द जोड़कर छोटे छोटे वाक्य बनाना, ये सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में आते हैं। सामाजिक भावात्मक विकास, इसमें के अंतर्गत बालक स्वयं के माता पिता, साथी बालकों अर्थात दूसरों के साथ संबंध में होने वाले परिवर्तन, भावनाओं के परिवर्तन, व्यक्तित्व में होने वाले बदलाव आते हैं। जैसे कि बच्चा खेल में आपस साथियों से झगड़ा करना, किसी साथी का अधिकार जताना, किसी किशोरी में किसी मांगलिक आयोजन में प्रति उछलता का, ये सभी उछलता उल्लास, ये सभी प्रकार के विकास के परिचायक है। इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास प्रक्रिया आपस में रस्सी के बारीक सूत्रों से गुथी हुई है। जैसे देख सकते हो, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास और ये हो गया सामाजिक भावनात्मक विकास, ये सर्वांगीण विकास होता है। आगे देखते हैं, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी का है, यह परिभाषा दी है मुर्रे ने, एडलर ने, क्रो एंड क्रो ने, जेबी वॉटसन ने। तो ये क्रो एंड क्रो ने दी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है?
ये कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान का विकास, भाषा का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाए संवेदना। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो मानसिक विकास से संबंधित है। आगे देखते हैं, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। उक्त पंक्ति प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का कहना है। रूसो ने कहा है संवेदना को मानसिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ द्वारा हमें जो अनुभूति होती है उसे संवेदना कहा जाता है। जब इन संवेदनाओं से कोई निश्चित अर्थ निकाला जाए तो ये संवेदना प्रत्यक्षीकरण का रूप धारण कर लेती है। मानसिक विकास के महत्वपूर्ण पहलू है संवेदना व प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्य निर्माण, भाषा का विकास, चिंतन, तार्किक क्षमता। ये थे शारीरिक विकासों के क्वेश्चन। अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी वीडियो टेलीग्राम पे